पूजा अपनी माँ रमा के साथ रहा करती थी, जिसे खाने में दाल चावल बहुत पसंद था। वो जब देखो अपने खाली समय में दाल चावल ही बनाया करती। एक दिन वो रसोई में दाल चावल बनाने में जुटी थी, तभी उसकी माँ रसोई में आती है। तू फिर आज दाल चावल बना रही है? अरे शादी वाला घर है, यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं। तू सादा दाल चावल बना रही है, कुछ और नहीं बना सकती क्या? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आपको तो पता ही है कि दाल चावल कितनी जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ। और वैसे भी ये सब ऊट पटांग खा खा कर मेरा पेट ही खराब हो गया। तू ये ना किसी अनजान को बोलेगी तो वो तेरी बातें मान भी लेगा, लेकिन मैं नहीं। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू ये पेट के लिए नहीं, बल्कि ये जल्दी बन जाता है, इसलिए तू यही बनाती है और इसे ही सबको खिलाती है। और तेरी वजह से ही इतने टाइम तक सबको ये खाना पड़ रहा है। माँ, अब कुछ दिनों की मेहमान ही तो हूँ मैं घर में, और अब आप ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? बस यही बोल बोल कर तो तू अपनी मनमानी कर रही है। तो करने दो ना माँ, मुझे अपनी मनमानी का खाना खाने दो। दाल चावल तू ही खा अपना बनाया दाल चावल, मैं भी देखती हूँ ससुराल में हर रोज दाल चावल कैसे खाएगी। पूजा जितनी दाल चावल खुद खाती, उतने ही अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी खिलाया करती। लोग ऊब ना जाए, इसलिए वो तरह तरह की दाल बनाया करती और उनके साथ चावल परोस दिया करती। और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन अपनी दाल चावल की आदत को कम नहीं करती। उसके ससुराल वाले भी उसकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन उसकी सास भावना उसको कमरे में बुलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। पूजा बहू, आज तेरी ननद अपने ससुराल से आएगी, तो तू रोज की तरह दाल चावल मत बना देना। मैं पनीर और सोया चाप लाई हूँ, तू वही बनाना, ठीक है ना? माँ जी, लेकिन ये सब बनाने की क्या जरूरत है? मैं छौके हुए चावल और तड़के वाली बढ़िया सी दाल बना देती हूँ ना, वो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। रितु को भी पसंद आएगी बहुत। बहू, रीतू तो फिर भी कुछ ना बोले, लेकिन आज तूने दाल चावल ही बना दिए ना, तो मेरा पारा हाई हो जाना है। अरे हम लोग तो मजबूरी में खा भी ले, लेकिन अब कोई घर पर आए तो उसको भी क्या दाल चावल ही खिलाएं? ऐसे तो लोग हमें कंजूस या कंगाल सोचेंगे। माँ जी, ये तो लोगों की सोच है कि दाल चावल खाने वाले कंगाल है, लेकिन सच थोड़ी है ऐसा। बहू, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के दिन तो घर में दाल चावल ना बने। अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल रख ले। पूजा के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे अपनी सास की बात को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और अपनी ननद के स्वागत के लिए पनीर की सब्जी और सोया चाप की सब्जी बना देती है। जिसके बाद में उसकी ननद आती है तो वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। रात के खाने के लिए जब उसकी सास, उसका पति और ननद और वो खुद टेबल पर बैठते हैं, तो सब लोग जहाँ पनीर और सोया चाप खा रहे थे, वहीं पूजा अपनी थाल में दाल चावल परोसती है। अरे भाभी, आप ये दाल चावल क्यों खा रही हैं? माँ ने आपको मना किया है क्या पनीर खाने से? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी माँ से बात करती हूँ। बहू और बेटी में फर्क थोड़ी ना करना चाहिए। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी हर जगह नाक कटवा कर ही मानेगी। अरे रीतू, मैंने मना ही नहीं किया। माँ, मुझे पता है कि आप कैसी हो। जब मुझ में और भाई में फर्क करती हो तो बहू और बेटी में क्यों नहीं करोगी? आपने ही मना किया है ना भाभी को अच्छा खाना खाने से, तभी तो भाभी ये सादे से दाल चावल खा रही हैं। बहू, अब तो कुछ बोल, या फिर मेरी इज्जत का कचरा करवा कर ही मानेगी। देख रही है मेरी बेटी मुझे क्या बोल रही है? अच्छा लग रहा है तुझे ये सब सुनकर? रीतू, तुम माँ को कुछ मत बोलो। माँ किसी में ना कोई फर्क नहीं करती है। अच्छा, अगर फर्क नहीं करती तो ये क्या है? भाभी दाल चावल क्यों खा रही हैं? हमारी तरह पनीर या सोया चाप क्यों नहीं खा रही हैं? भाभी, आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं ननद जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो खाओ हमारे साथ अच्छा अच्छा खाना। आप क्यों नहीं खा रही हो ये सब? वो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैं दाल चावल खा रही हूँ। क्या दाल चावल पसंद है? अरे दाल चावल किसको पसंद आता है इतना? माँ, भाभी सच बोल रही हैं क्या?
अरे नहीं तो क्या, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ बहू की इस आदत से। हर रोज दाल चावल खाती है और बहू की वजह से हमें भी खाना पड़ता है। वो तो भला हुआ तू आ गई, वरना आज भी हमें ये ही नसीब होता। रितु भी अपनी भाभी की अजीब सी दाल चावल खाने वाली आदत को देखकर बहुत हैरान होती है कि कोई इंसान रोज रोज दाल चावल आखिरकार कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी पूजा की आदत में कोई भी सुधार नहीं आता और वो तीनों टाइम दाल चावल ही खाया करती। एक दिन की बात है जब सारा परिवार घूमने जाने का मन बनाता है और वो लोग घूमने के लिए निकलते हैं और बहुत मजे करते हैं। तभी आदित्य बोलता है, माँ आपको पता है, मैंने सुना है यहाँ के छोले भटूरे ना बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आप दोनों को खिलाता हूँ मैं। नहीं, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने। कल भी मैंने दाल चावल नहीं खाया था और आज भी ना खाऊं। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना है। मुझे तो बस दाल चावल ही खाना है। बहू, ये क्या जिद लगा रखी है तूने? अरे कहीं बाहर आए हैं तो हमें यहाँ भी तो मशहूर चीजें खानी चाहिए ना। आदित्य बेटा चल छोले भटूरे खाते हैं। माँ अभी तो पूजा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बाद में जब घर जाएगी ना तो बोलेगी मुझे नहीं खाना था वो, मुझे तो वो खाना था। और ये भी कहेगी कि माँ की सुनते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं। हाँ तो कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ मैं। अरे पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे। हम ऐसे ही कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। दाल चावल खाएंगे तो सही भी रहेगा ना। बहू बहुत साफ सुथरा खाना खा लिया है। अरे कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए और वो जरूरी थोड़ी है कि गंदी तरह बनाए। आदित्य हमें अच्छी जगह ही ले जाएगा। माँ जी फिर भी अगर आप लोगों को छोले भटूरे खाने हैं तो आप चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो दाल चावल ही खाने हैं और अगर दाल चावल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जिद क्यों कर रही हो तुम? हाँ रोज तो खाती हो ना दाल चावल। अरे एक दिन बाहर का खा लोगी तो क्या हो जाएगा, खा लो ना। अरे आप मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे नहीं खाना दाल चावल के अलावा कुछ भी। तो ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप जाओ ना अपने छोले भटूरे खाने। पूजा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं इसे? देख रही हो कैसे ड्रामे किए जा रही है ये। और अब मैं गुस्सा करूंगा तो अब मुझे कहोगी गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं खाऊंगी तो बस दाल चावल ही खाऊंगी, भले ही मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए। कुछ और नहीं खाऊंगी मैं। आदित्य एक काम कर बेटा, चल अब घर वापस चलते हैं। इस दाल चावल की बेटी के साथ तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। जब देखो दाल चावल करती रहती है। चल चल घर चल। पूजा की सास को भावना की यह हरकत देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भावना ने सबका ही मजा खराब कर दिया। लेकिन ऐसे में पूजा कुछ देर के लिए उदास होती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रसोई में जाकर दाल चावल बनाती है और मजे से खाती भी है। अब उसके ससुराल वाले उसकी इस आदत से बहुत दुखी हो गए थे और एक दिन उसकी सास भावना उसे सबक सिखाने की सोचती है। बहू आज ना तू कम से कम 50 लोगों के लिए दाल चावल बना दे। इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल? माँ जी घर में कोई फंक्शन है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीब बच्चों को दाल चावल दे आए। कितना पुण्य का काम होगा ना। ठीक है तू शाम तक ये सब बना कर रख। माँ जी देना ही है तो कुछ अच्छी चीज दो ना। ये क्या दाल चावल, वो भी कोई देने की चीज है क्या? बहू ये तू क्या बोल रही है? तुझसे ज्यादा दाल चावल तो शायद किसी को पसंद नहीं होगा और तू ही ऐसे बोल रही है। चल अब बातें मत बना और दाल चावल बना। पूजा आखिर हैरान हो जाती है कि वो इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल आखिरकार कैसे बना पाएगी। लेकिन फिर भी वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए दाल चावल बनाने लगती है। लेकिन इतने सारे दाल चावल बनाते बनाते उसका मन उबने लगता है और वो दाल चावल बनाकर परेशान हो जाती है। कुछ ही देर बाद में उसका मन भर जाता है और वो वहीं पर परेशान होकर रसोई में ही बैठ जाती है। तभी उसकी सास का रसोई में उसे देखकर आना होता है। अरे बहू तू इतने में थक गई, चल चल जल्दी हाथ चला। नहीं माँ जी इतना बना लिया वो ही बहुत है। अब मुझसे और नहीं बनाया जाएगा। इतना बनाते हुए दाल चावल की महक मेरे दिमाग में जा रही है। अब ना ही बनाया जाएगा और ना ही खाया जाएगा। पूजा उसके बाद ये ठान लेती है कि वो दाल चावल तो खाएगी, पर कभी कभी, रोज रोज नहीं। अंजू और मंजू दोनों सगी बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक ही कमरे में रही, एक ही क्लास में पढ़ी, यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहती थी। बीतते समय के साथ अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी।
और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। इसीलिए अंजू मंजू की माँ कमला दोनों की शादी के लिए रिश्ते की बात करने पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां अंजू और मंजू अब शादी के लायक हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों के लिए अच्छे रिश्ते बता दो। कमला बहन, आजकल अच्छे लड़के भला कहाँ मिलते हैं। अरे थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई समझ आता है। तो तुम इसलिए सब्र रखो और जरा एक बात ये बताओ कि लड़के एक ही घर के चाहिए या फिर अलग अलग? मैंने सुना है कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना आगे जाकर दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग घर में ही लड़के देखें। ठीक है कमला जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। कमला के घर एक दिन पंडित जी आते हैं और कमला उनसे कहती है, अरे पंडित जी आइए, आज कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? लगता है कमला जी आप भूल गई हैं। कुछ दिनों पहले आप हमारे पास आई थी अपनी बेटियों की शादी की बात करने के लिए, और मैं उन्हीं के लिए रिश्ता बताने आया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी बताओ, कौन है वो लड़के और उनका परिवार? पंडित कमला को सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला की दोनों बेटियाँ अंजू और मंजू आती है और कमला उन्हें देखकर कहती है, अरे अंजू मंजू, आ गई तुम दोनों? यहाँ आओ, देखो पंडित जी ने तुम्हारे लिए रिश्ते देखे हैं। आओ तुम दोनों भी देख लो जरा लड़कों को। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, खानदान भी अच्छा है दोनों का। क्या कहा माँ? आप हमारी शादी करवा रही हैं और आपने रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए, हमें बताए बिना ही? अरे इसमें अब तुम दोनों से क्या पूछना, बेटी हो तुम दोनों मेरी। अब शादी के रिश्ते भी तो मैं ही देखूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो। हाँ माँ, आपने सही सोचा है। अगर मेरी और अंजू की शादी एक ही मंडप में होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा, खाने पीने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेंगी। अब देखो अंजू बेटी, तुम्हारे पापा तो है नहीं जो वो तुम दोनों की शादी अलग अलग करवा देते। अब मैं अकेली कहाँ तक कर पाऊंगी ये सब, इसलिए सोचा एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दूं। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी कर ही लूंगी शादी, लेकिन लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। तभी तो पंडित जी को बुलाया है बेटी। तुम अपनी पसंद से खुद देख लो जिस लड़के से तुम शादी करना चाहो। हाँ माँ, लाओ मुझे 2 फोटोज। कमला अपनी दोनों बेटियों को उन दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाती है और दोनों लड़कियां तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। अंजू को एक स्मार्ट लड़के से शादी करनी थी और मंजू एक नॉर्मल जीवन साथी चाहती थी। तभी पंडित जी अंजू और मंजू से कहते हैं, देखो बेटी अंजू मंजू, जिन लड़कों की तस्वीर तुम दोनों के हाथ में है वो दोनों ही एक अच्छे परिवार से हैं। ये दोनों लड़के तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ पंडित जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं राजी हूँ माँ शादी के लिए। माँ, आपको जो लड़का मेरे लिए सही लगे आप मेरी शादी उससे करवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात मानकर कमला पंडित से रिश्ता पक्का करने की बात कहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लड़के वाले भी अंजू मंजू के घर शादी की बात पक्की करने आते हैं और दोनों को ही लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। फिर शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है। दोनों बहनें अब शादी के कपड़े खरीदने अपने अपने होने वाले पतियों के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां मंजू का होने वाला पति राकेश उससे कहता है, मंजू देखो वो वाला जो लहंगा है कितना अच्छा है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा आपने, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? अरे तो क्या हुआ, महंगा है तो। अरे हमारी शादी भी तो पहली बार हो रही है और मैं चाहता हूँ कि शादी में मेरी होने वाली बीवी सबसे सुंदर नजर आए। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो अब शर्म आ रही है। सुनो कार्तिक, मैं भी ऐसा ही एक लहंगा लेना चाहती हूँ, लेकिन इससे भी महंगा। क्या कहा, इससे महंगा? अरे अंजू, ये लहंगा ही कितना महंगा है, इससे कम कीमत वाला कोई और देख लो। आखिर शादी में ही तो पहनना है और फिर रखे ही रहना है इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी में मैं ज्यादा सुंदर लगूं? मेरे लिए तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। मैं तो बहुत सिंपल शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक ही मंडप में तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है। इतना कहकर कार्तिक आगे चला जाता है
और अंजू गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद राकेश मंजू को बहुत महंगी महंगी चीजें दिलवाता है, लेकिन वहीं कार्तिक कंजूसी करता है और इस बात से अंजू को बहुत गुस्सा आता है। कुछ घंटे शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाती है। मंजू का सारा सामान देखकर अंजू उससे बहुत जलती है। अब धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया था और अब दोनों की हल्दी की रस्म थी। मंजू की ससुराल से उसका हल्दी का जोड़ा आता है, लेकिन अंजू के ससुराल से एक सिंपल पीला सूट आता है। तभी कमला की पड़ोसन विमला कहती है, अरे कमला बहन, ये सब क्या है? आज तुम्हारी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म है और देखो मंजू के ससुराल से कितना महंगा सूट और सामान आया है, लेकिन अंजू के ससुराल से तो बस एक सूट, वो भी सिंपल सा आया है। ये तो गलत बात है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है विमला बहन, ये तो मेरी बेटियों की किस्मत है। मंजू की किस्मत में अच्छा सूट था तो उसे वो मिल गया और अंजू की किस्मत में सिंपल। फिर भी कमला बहन, उन्हें जरा सा तो ये सोचना चाहिए ना कि दो बहनों की एक ही मंडप में शादी हो रही है। कम से कम दोनों को बराबर का सामान तो आना चाहिए। ये तो दोनों में भेदभाव होगा, कितना बुरा लगेगा उस बेचारी अंजू को। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी अंजू बहुत समझदार है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो आप और आपकी बेटी जाने, हमें क्या, हम तो शादी में आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी कहीं इस बात को दिल से न लगा ले। कमला की भड़काऊ बातें सुनकर अंजू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और मंजू अपना वो महंगा वाला हल्दी वाला सूट अपनी बहन अंजू को दे देती है और खुद वो सिंपल सूट पहन लेती है। धीरे धीरे अब शादी का वक्त भी पास आ गया था। आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन अंजू और मंजू दोनों बहनों की एक ही मंडप पर शादी थी। शादी वाले दिन दोनों ही एक कमरे में तैयार हो रही थी। जब लड़कियां उन दोनों को देख रही थी तो अंजू से ज्यादा मंजू की तारीफ कर रही थी। ये देखकर अंजू को बहुत जलन होती है। कुछ देर बाद बारात घर के बाहर आ जाती है और अंजू मंजू से कहती है, मंजू, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंजू, तू ये क्या कह रही है? ये कोई मजाक का समय नहीं है। बाहर हमारी बारात आई हुई है, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? मंजू, मैं राकेश से प्यार करती हूँ, लेकिन अब देर हो गई बताने में। पर अगर मैं शादी करूँगी तो उससे ही, वरना किसी से नहीं। इतना कहकर अब अंजू मरने का नाटक करती है। ये सब देखकर मंजू को मजबूरन अपनी बहन की शादी अपने होने वाले पति से और खुद उसके होने वाले पति से शादी करनी पड़ती है और एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो बहुत बवाल होता है, लेकिन अफसोस जिस लालच में अंजू ने राकेश से शादी की वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस पैसे का राकेश दिखावा करता था वो सब झूठ था, बल्कि वो तो एक टूटे फूटे घर में रहने वाला था। शादी के लिए उसने लोन लिया था। वहीं मंजू की शादी जिस घर में होती है वो किसी महल से कम नहीं था। तुलसी मायके से भी गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी, लेकिन तुलसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उसकी चाची सुशीला, जो कि बहुत अमीर थी, वो जब भी तुलसी के घर आती तो किसी न किसी बहाने से उसकी गरीबी के चलते उसे और उसके ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन तुलसी अपने सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची सुशीला अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचती है और देखती है कि सभी अपनी थाली में सूखे चावल और प्याज लेकर बैठे हैं। तभी वो कहती है, ओह माय गॉड, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? इस तरह का खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तुम लोग कैसे खा रहे हो? ये भी कोई खाने की चीज है? ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। बहू, तू जानती है क्या इस औरत को? वो माँ जी, ये मेरी चाची जी हैं। हमारी शादी के समय ये शहर में नहीं थी, शायद इसलिए आज हमसे मिलने आई हैं। लेकिन बहू, ये तो मुझे बहुत घमंडी लग रही है। इसको किस बात का इतना घमंड है? और किस बात का घमंड होगा माँ जी, पैसों को छोड़कर। मेरी चाची जी बहुत पैसे वाली हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। इसलिए माँ और पिताजी ने इन्हें मेरी शादी में नहीं बुलाया था। सभी लोग सुशीला को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए तुलसी से कहती है,
तुलसी, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा यहाँ? सभी आपस में बात करने में लगे हुए हैं, जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। लगता है मेरा यहाँ आना तुझे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले आपको जानते नहीं हैं और मैं भी अचानक से आपको यहाँ देखकर थोड़ा चौंक गई थी। और कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने आई थी। लेकिन यहाँ तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ सूखे चावल और प्याज खाते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा सिर्फ घर बदला है, हालात नहीं। शादी से पहले भी तेरी हालत गरीबों वाली थी, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। सुशीला इतना कहकर अपने ड्राइवर को गाड़ी में रखी फलों की टोकरी लाने को कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उसमें से फलों से भरी टोकरी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी सुशीला फलों की टोकरी को उसकी सास गायत्री के हाथों में रखते हुए कहती है, मेरा नाम सुशीला है और मैं आपकी गरीब बहू की अमीर चाची हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे होते हुए आपको ये सूखे चावल और प्याज खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुराल वालों की इंसल्ट होते देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है। तभी एक दिन तुलसी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर में फर्नीचर का सामान जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, पंखा लेकर उसके घर आते हैं। तभी उसका पति पुनीत भी अपने ऑफिस से घर पहुंचता है और अपने घर में इतना सामान आते देखकर उन लोगों से कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? देखिए भाई साहब, आप ये सारा सामान गलत घर में लेकर आ गए हैं। हमारी हैसियत नहीं है इतना सारा सामान मंगवाने की। आप इसे वापस ले जाइए। जी नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। हमें यही का एड्रेस दिया गया था सामान डिलीवर करने के लिए। ये क्या मजाक है? जब हमने बोला कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ये सामान खरीद सके, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको इस सामान की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी पेमेंट तो हो चुकी है। क्या? किसने किया पेमेंट? हाँ बताइए ना भैया, किसने करी पेमेंट इन सारे सामानों की? तुलसी और पुनीत उस आदमी से बहस कर रहे थे। तभी उसकी चाची सुशीला वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, इन सभी सामान की पेमेंट मैंने करी है। वो क्या है ना कि उस दिन तुझे जमीन पर बैठे देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तेरे लिए किया। माना ये तेरा ससुराल है, लेकिन मैं तेरी अमीर चाची हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए चाची जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक है, खुश हैं। अब सामान आप वापस ले जाइए। तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। और आपको किसने हक दिया चाची जी कि आप मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करें अपनी अमीरी का रौब दिखाकर? तुलसी की बातें सुनकर उसकी चाची बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उन्हें बहुत सुनाती है। तभी तुलसी भी उनके लाए हुए सारे सामानों को उनके साथ रवाना कर देती है। ये सारा तमाशा तुलसी के मोहल्ले वाले देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता गायत्री से कहती है, गायत्री, तेरी गरीब बहू की अमीर चाची तो लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो एक झटके में इतना सारा सामान खरीद लाई। लेकिन तेरी बहू मूर्ख है जो इसने सब वापस कर दिया। खुद तो गरीब घर से आई, कुछ लेकर नहीं आई, और जब मिल रहा है तो ठुकरा रही है। कुछ समझा अपनी बहू को। तुलसी ने बिल्कुल सही किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है जो किसी से भी भीख ले लें। तेरी बहू के साथ साथ तेरा बेटा भी पागल हो गया है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तू इसे समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुझे है, मेरे बेटे और बहू को नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो पूरा घर ही पागल है। मरो इसी गरीबी में, तुम लोग हो ही इसी लायक। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन तुलसी की अमीर चाची उसे उसकी गरीबी के चलते नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला गेस्ट के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में जाती है, जहां वो पुनीत को ड्राइवर के कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो कंपनी के मालिक से कहती है, शर्मा जी, ये ड्राइवर के कपड़ों में जो आदमी खड़ा है ये आपका ड्राइवर है क्या? जी हाँ मैडम, ये मेरा ड्राइवर है। क्या हुआ, आप इसे जानती हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मेरी बेटी का पति है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। एक नंबर का घमंडी और सरफिरा इंसान है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी नौकरी से निकाल दीजिए।
आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। तुमने अपने परिवार से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, अब इसका बदला मैं तुम्हारी नौकरी छीन कर लूंगी। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीर होने की ताकत। देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का उद्घाटन करूं, तो आपको इसे नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं जा रही हूं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं अभी से नौकरी से निकाल देता हूँ। पुनीत का मालिक इतना कहकर उसी टाइम उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद वो निराश मन से घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर गायत्री अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बेटा, हमारी गरीब बहू की अमीर चाची ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अभी तक तो अमीरी का रौब झाड़ती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटे की नौकरी भी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा? अपनी सास की बात सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी चाची के घर जाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, चाची जी, ऐसे पैसों का क्या करेंगी जो किसी को दुखी करके मिले? आपके पास पैसों के सिवा और है ही क्या? आपने अपनी इस अमीरी के घमंड में सब खो दिया है। पहले चाचा जी चले गए, उसके बाद आपके बच्चे, और आज आपने मुझे भी खो दिया। ध्यान से देखिए अपने आसपास, पैसों के सिवा आपके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं है। तुलसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुलसी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी मांगती है। साथ ही पुनीत को उसकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलवाती है।